दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है बैंक कैसे लूटा जाए, इसका विचार। अक्सर आपके मन में आया होगा कि चलो बैंक लूट लेते हैं, पैसों की तंगी है, पैसा कम पड़ रहा है, बहुत पैसा होने के बाद भी कम पड़ रहा है, तो चलो बैंक लूट लें। चार दोस्त निकलते हैं हम लोग कि भाई आओ समोसा खाएं, चाउमीन खाएं। तो हमारे विचार में कभी ना कभी आ ही जाता है कि यार चलो बैंक ही लूट लेते हैं, पैसों की तंगी है। मजाक मजाक में, असली में नहीं। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग बैंक लूटते हैं किस तरह से लूटते होंगे। बढ़िया फुल प्लानिंग के साथ पूरा मास्क वास्क लगाएंगे, सब लगाएंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको सुन के अगर रूह कहीं होती होगी जो नहीं होती तो वो कांप के बाहर आ जाती। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में, मैकार्थर व्हीलर के बारे में। ये व्यक्ति 1995 में पिट्सबर्ग नाम के एक जिले में बैंक डकैती को अंजाम देता है। दो बैंकों को लूट लेता है दिन दहाड़े, और पिस्टल तान के, बिल्कुल खुले चेहरे के साथ। उसने मास्क नहीं लगा रखा था, कुछ नहीं लगा रखा था, और कहीं ना कहीं उसको विश्वास था कि भाई मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। लेकिन वो अब भाई ऐसे जा रहा है तो पकड़ में तो आएगा ही, बिना चेहरे के। एक तरह से जो उसने काला जो चेहरा होता है नकाब पोश वाला, वो हटा रखा था और असली चेहरा दिखा रखा था। तो कैमरे में उसकी शक्ल आ गई और उसको पकड़ के ले गए लोग बाग। जो अथॉरिटीज वगैरह थी उसको पकड़ के ले गई, दर दबोचा। दर दबोचा तो वो बोलता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो नींबू का जूस लगाया था। दोस्तों, उसने नींबू का जूस लगाया था। बाद में उसकी जांच कराई गई कि कहीं ये पागल तो नहीं, नींबू का जूस लगा के कौन चोरी करता है। दोस्तों, उसकी असल में यह गलतफहमी थी कि वो नींबू का जूस लगा लेगा मुंह पर, ऐसे ऐसे घिस घिस के, स्क्रब करके, तो वो इनविजिबल इंक की तरह काम करेगा। कैमरे के अंदर उसका चेहरा कैच नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ उसका मानना या समझना था। उसने कहां से पढ़ा, क्या खिचड़ी बनाई, वो अलग विषय। उसके बारे में आप समझ सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं, काफी कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। उसने ये शिकंजी बना ली एक तरह से मुंह पे अपनी, और इंक लगा ली एक तरह से कि भाई ये इनविजिबल इंक की तरह काम करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है वो पकड़ में आ गया, और ये मुद्दा गर्मी पकड़ गया कि भाई ये तो आज आपको कोई बताएगा तो ये तो बेवकूफी जैसा ही लगेगा कि भाई नींबू मुंह पे लगा लें तो कैमरे में अपन दिखेंगे नहीं। ऐसे ही उस टाइम हुआ। और उस टाइम जन्म किसका होता है दोस्तों? ये भारी ओवर कॉन्फिडेंस, भारी आत्मविश्वास अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसको देख के एक साइकोलॉजिस्ट ने देखा, जिनका नाम जस्टिन डनिंग था या डेविड डनिंग, ऐसा ही कुछ नाम था उनका, सरनेम डनिंग था। और उन्होंने एक और साइकोलॉजिस्ट से मिलके, जिनका नाम क्रूगर था, सरनेम क्रूगर था, आप पूरा नाम सर्च कर लीजिएगा, डनिंग क्रूगर इफेक्ट का जन्म हुआ। कि ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट आखिर में होता क्या है। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति में था, और इसने ये ऐसी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर दी, ये उनके सोच विचार का विषय बन गया। और तब जाके ये फिनोमिना एक तरह से डेवलप हुआ, जिसके बारे में हम अभी आगे समझेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, डनिंग क्रूगर इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो ये बताता है कि भाई आपके अंदर कॉग्निटिव बायसेस इंडिविजुअल्स के अंदर, जो लगभग हर व्यक्ति में रहती है कहीं ना कहीं। तो जो व्यक्ति हैं जिनकी क्षमता कम है, जो लो कॉम्पिटेंस के व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं परफॉर्मेंस में। और जो हायर परफॉर्मेंस वाले इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी में और इन सब में। साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या होता है, तो इसके अंदर असल में होता यह है कि भाई आपकी क्षमता कम है, इतनी सी आपकी क्षमता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल में, किसी भी टास्क में आपकी इतनी सी क्षमता है, और आप उसको इतना जांचते हो, इतना बड़ा जांचते हो कि भाई इतनी क्षमता है हमारी। तो ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट है कि आपकी हैसियत किसी चीज के अंदर कम है, स्किल में या किसी चीज में, और आप कहीं ना कहीं उसको ज्यादा जांच रहे हैं। जैसे आपने बहुत से लोग एनकाउंटर किए होंगे जो बताते हैं कि अरे इतिहास तुम्हें कहां पता, इतिहास
हम बताएंगे 30 सेकंड की रील से समझ के। हम तुम्हें इतिहास बताएंगे, हम तुम्हें जियो पॉलिटिक्स बताएंगे, हम तुम्हें फिलोसॉफी, रिलीजन, हम तुम्हें जीने का तरीका सिखाएंगे। हमने कहां से सीखा? हमने इंस्टाग्राम की रील्स से, यूट्यूब के शॉर्ट्स से सब कुछ सीख लिया है, या फिर एप्लीकेशन के फॉरवर्ड से। तो दोस्तों, कई तरह के इंडिविजुअल्स हैं, कहीं ना कहीं डनिंग क्रूगर हम में भी हो सकता है। जैसे कि ये है कि मैंने ये ग्राफ बनाया है डनिंग क्रूगर को समझाने के लिए, जो उनकी स्टडी में फाइंड हुआ था। अब ये ग्राफ इतना बेहतर नहीं है, ये काफी हद तक घटिया सा ग्राफ है, क्योंकि मेरे अंदर जो ड्राइंग का स्किल है, जो ये ग्राफ बनाने का स्किल है, लाइन खींचने का भी स्किल है, वो ना के बराबर है, बहुत कम है, ये मैं समझता हूं। लेकिन अगर मैं इसे ना समझूं और अपनी परफॉर्मेंस को मानूं कि मैं तो बहुत तगड़ा ग्राफ बना सकता हूं, हाँ, अगर उसकी प्रैक्टिस करी जाए, स्किल की समझी जाए कि भाई अगर मैं कोशिश करूं तो शायद शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अच्छा हो जाऊं उस स्किल में। लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बैठा हूं, एक तरह से अहंकार के रूप में बैठा हूं कि भाई मेरे को तो सब आता है, तू मुझे क्या बताएगा, या आप मुझे क्या बताएंगे। तो वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट की श्रेणी में आ जाता है। तो इसको हम बड़े ही आसानी से समझेंगे कि ये इस फिनोमिना में हुआ क्या था, इसको डेवलप कैसे किया गया, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, किस तरह से ये स्टडी करी गई। जो दो साइकोलॉजिस्ट है डनिंग और क्रूगर, इन्होंने एक्चुअली में स्टूडेंट्स पे कुछ अपने जो स्टडी वगैरह थी करी, कुछ 3 टेस्ट से वो टेस्ट वगैरह लिए, उसके बेसिस पे ग्राफ को डेवलप किया और अपने कुछ कंक्लूजन्स वगैरह डिराइव करे। उसके बारे में हम बड़ी ही बेसिकली आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाएंगे। आप उसके बारे में बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देखो मेथोडोलॉजी पे आ जाते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या थी इसके अंदर। सबसे पहला तो देखो टेस्ट जो लिया गया, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करा गया, ठीक है, और उनका टेस्ट इन चीजों के बेसिस पे हुआ। पहला ह्यूमर, दूसरा ग्रामर, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग। हो सकता है आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इन 3 चीजों के बेसिस पे टेस्ट लिया गया और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कहा गया कि आप टेस्ट तो दो, आप टेस्ट तो दो, इसके साथ आप ये भी बताओ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या परसीव करते हो, यानी कि आप क्या मानते हो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। आपको क्या लगता है भाई, पहले आपसे टेस्ट दिलवा दिया, उसके बाद पूछा गया कि भाई चलो बताओ आपके कितने नंबर आएंगे, ये बताओ। तो जो उनके असल में नंबर आए और जो उन्होंने सोचा था उनके कितने नंबर आएंगे, एक तरह से ये सोचो बेसिक बेसिक तरीके से बिल्कुल, कितने नंबर उनके आए और उन्होंने कितना सोचा कि कितने तक आ सकते थे, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। इसको बड़ी ही आसानी से ग्राफ से समझते हैं। देखो अपन, देखो यहाँ पे परसेंटाइल जा रही है इस वाली एक्सिस पे ऊपर, ये 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75, 100 परसेंटाइल। और इधर जो बंदे थे, जो भी लोग थे, स्टूडेंट्स थे, टॉप वाले जो थे, जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया, वो इस एक तरह से इस क्वार्टाइल में आएंगे, इसको क्वार्टाइल कहते हैं अपन। और जो सेकंड पे थे, सेकंड मतलब थोड़े से पीछे थे उनसे, वो इस क्वार्टाइल में आएंगे, थर्ड वाले इधर, बॉटम वाले इधर। तो जो सबसे लो परफॉर्मर थे ना, वो यहाँ पर थे, जो सबसे लो परफॉर्मर थे यहाँ पर थे। अब उनका देखते हैं अपन कि उनका क्या था। तो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ है, इतनी आ रही है, लगभग इतनी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। जो असल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उन्होंने परसीव करी इतनी परफॉर्मेंस लगभग, कि हमने तो भाई, हमने तो खेल खत्म कर दिया, खेल ही खत्म कर दिया। लेकिन असल में उनका खेल खत्म हो गया था, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम थी और उन्होंने आकलन, अपना एस्टिमेशन, अपनी क्षमताओं का बहुत ज्यादा कर लिया था। फिर थोड़ा अपन और बढ़े तो जो थोड़े थर्ड वाले क्वार्टाइल में आते थे, उन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस का जो एक तरह से एक्चुअल थी इतनी थी और परसीव इतनी थी, अभी भी इतना गैप है। ये धीरे धीरे आप देखोगे कम होता गया। जितना टॉप पे आप जाओगे, टॉप वाले क्वार्टाइल में, तो उनकी जो एक तरह से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ऊपर आ रही है। उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, असल में जो उन्होंने परफॉर्म किया वो ऊपर आ रहा है। लेकिन उन बेचारों ने ये मान लिया कि यार हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होगी, उन्होंने ऐसा माना। आप समझ रहे हो इसके अंदर क्या फाइंडिंग निकली। ये जो ग्राफ है, ये मैं
उस पे भी लगा दूंगा, वीडियो में ट्राई करूंगा और आपको पढ़ने के रिसोर्सेज भी कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर दूं डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हो, अब तो एआई भी आ गया, एआई पे आप सर्च कर सकते हो, काफी अच्छे से चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी फाइंडिंग्स क्या थी कि जो लो परफॉर्मर्स थे उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर दिया, जो लो परफॉर्मर थे जिनकी परफॉर्मेंस कम थी उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया अपनी क्षमताओं का, अपनी कैपेसिटी का, ओवर कॉन्फिडेंस में। एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा इस फिनोमिना के हिसाब से, बट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। और जो हाई परफॉर्मर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया। तो दोस्तों आखिर ऐसा होता क्यों है कि भाई जो व्यक्ति एक तरह से कम परफॉर्म कर रहा है वो अपने आप को ज्यादा एस्टिमेट कर रहा है, ज्यादा जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो थोड़ा ऐसे रहता है कि यार हो सकता है मेरी कम होगी परफॉर्मेंस, और भी बेहतर हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? आपने भी हो सकता है कई बार अपने आप का आकलन बहुत ज्यादा कर दिया हो, लेकिन आपकी उतनी वैल्यू हो ही नहीं उस पर्टिकुलर स्किल में, टास्क में, उस सब्जेक्ट में। तो ये होता क्यों है, इसके बारे में अब थोड़ा हम समझते हैं। तो भाई अब अपन समझते हैं कि ये आखिर में होता क्यों है और इससे किस तरह से अपन बच सकते हैं एटलीस्ट। तो उसके लिए देखिए सबसे पहली जो चीज है वो है लैक ऑफ मेटाकॉग्निशन। ये शब्द को ध्यान रखिएगा, मेटाकॉग्निशन, इसके बारे में अपन आगे अलग से हो सकता है एक वीडियो बनाए, बट बिल्कुल बेसिक मतलब इसका मैं समझाऊं आपको तो एक तरह से ऐसा मान सकते हो आप इजी टर्म्स में कि भाई नॉलेज अबाउट योर नॉलेज, एक तरह से कि भाई आपकी जो क्षमता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, बेसिकली आप मान लीजिए आपकी जो नॉलेज है किसी भी फील्ड में, किसी भी टास्क में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी चीज को लेकर, उसके बारे में आपका खुद का विचार क्या है। क्या आपने कभी खुद का आत्म अवलोकन करा है, देखा है कि भाई क्या मैं सब चीज जानता भी हूं या मैं बहुत कम जानता हूं, जानने को बहुत कुछ है। तो ये लैक ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज अपन कह सकते हैं एक तरह से कि आपको खुद को ही नहीं पता कि आपको कितना कम पता है। और आपको कितना कम पता है ये तो तब पता चलेगा ना जब आप पता करने जाओगे। अब आपने तो सर खतरनाक एल्गोरिदम फीड बना रखी है खुद की और उस पे घूमते रहते हो घूमते रहते हो, तो आगे उसको समझते हैं अपन कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या होता है कि आप जो खुद मान्यताएं पहले से मानते आ रहे हैं, आपके परसेप्शंस है कुछ पुराने या जो भी हैं, कैसे भी वो आए हैं आपके अंदर, आप उनको कंफर्म करते हो जगह जगह जाके। आप कंटेंट भी वैसा देखते हो जो आपकी धारणा को पोषण दे, एक तरह से आपके बायसेस को पोषण दे, एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। आप उनको कभी काट नहीं सकते क्योंकि आप देखते हो कि यार मैं इस चीज में मानता हूं, चाहे वो ज्ञान अध कचरा अधूरा ज्ञान हो, लेकिन आप हमेशा कंफर्म करते रहते हो। कुछ आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ लोगे, कुछ बड़े खिलाड़ी ढूंढ लोगे, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस प्रीचर्स, अलग अलग तरह के लोग जो कंफर्म करेंगे आपकी बेवकूफी को, तो वो एक तरह का कंफर्मेशन बायस है। और आप कहते हो कि देखो ये भी तो कहते हैं, तो ये कंफर्मेशन बायस है। एक एग्जांपल दिया है बिल्कुल बेसिक सा कि आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। इल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी, साहब इसका तो कहना ही क्या। इल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी, आपको भ्रम है कि आप लोगों से सुपीरियर हो किसी भी तरह से, और लोगों को तो ऐसे ये आपका तरीका है। ये आपका तरीका है 30 सेकंड की रील देख के, फॉरवर्ड्स पढ़ के, ट्वीटबाजी करके कि आपको सब आ गया, बिना एक किताब पढ़े। आज तक कोर्स की किताब नहीं होती आप लोगों से, सॉरी क्या बोले हम। सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स दोस्तों, सोशल मीडिया पे आप वैसा ही झुंड बना लेंगे लोगों का जो आपके जैसा सोचते हैं, कचरा। दोस्तों आप दोस्त भी ऐसे बना लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का एको चैम्बर बना देता है। जो कहता है कि मैं सही हूं तो 5 जगह से आवाज आती है तू सही है, तू सही है, तू सही है। और आजकल तो चलन ही इस बात का है कि जो कहे कि भाई सब सही है, सब सही है, सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह से, और ये बहुत तगड़े लूप में ले जाता है आपको, बहुत तगड़े लूप में, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपने कभी लूप पढ़ा हो तो यानी कि जंजाल में डाल देता है आपको, विशियस सर्कल में डाल देता है। आपके पास पहले तो लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी है, फिर आप इग्नोरेंस है आपके अंदर, आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर नॉलेज की कमी है, और वो नॉलेज की कमी बनी रहेगी। भाई जब आपको लगता है, आपको ऐसा भ्रम है कि मुझे तो सब आता है, तो आप फिर और चीज क्यों पढ़ेंगे।
क्यों जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस लूप में फंसते चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट, तो क्या आप भारी भारी अज्ञान के शिकार हो जाते हैं एक तरह से, ऐसा समझा जाए तो। अब अपन थोड़ा ये समझेंगे आगे वाले अगले पार्ट में एक तरह से, कि इसके कुछ लिमिटेशन है डनिंग क्रूगर इफेक्ट के, जो लोग डिस्कस नहीं करते, काफी लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं इसके ऊपर, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे जितना हमें समझ आया। तो फटाफट से अब इसके हम कुछ लिमिटेशंस, क्रिटिसिज्म्स देख लेते हैं जो बहुत से लोगों ने दिए हैं, उसको मेजरली कुछ पॉइंट्स में रखने का प्रयास करेंगे जो लोगों के आर्गुमेंट्स है, और बड़े ही बेसिक तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको समझा पाऊं। तो सबसे पहला तो इसमें यह है कि ये नॉट यूनिवर्सल, यानी कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकती, ये चीज जो आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट वगैरह पढ़ा रहे हो या जो समझ रहे हो, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगी। हो सकता है कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हो जो बड़े ही ह्यूमिलिटी हो उनके अंदर, मतलब एक तरह से विनम्र भाव हो, तो ये चीज मिटिगेट हो जाएगी। भाई जैसे कोई व्यक्ति कम परफॉर्मेंस करता है पर वो विनम्र है, जानता है कि भाई हाँ हो सकता है मेरे में परफॉर्मेंस की कमी हो, तो वहां पे डनिंग क्रूगर इफेक्ट काम नहीं करेगा, ऐसा लोग आर्ग्यू करते हैं। और दूसरी चीज है मिस इंटरप्रिटेशन, इसका मिस इंटरप्रिटेशन जबरदस्त हुआ है। ये तो बड़े ही आयरनी की बात हो गई, बड़े ही खतरनाक तरीके की, कि लोग पढ़ा रहे हैं कि जिस चीज के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में। और वो लोग, देखिए दोस्तों इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ये एक ग्राफ है जो डनिंग क्रूगर इफेक्ट को लेके काफी चलाया जाता है, तो इसको कई क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, ये चीज कहते हैं, कहीं आप पढ़ेंगे तो, कि भाई ये जो चीज है, ये ग्राफ देखिए क्या है, कि भाई आपके अंदर नॉलेज शुरू में कम है तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल माउंटेन पे, पहाड़ पे, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, फिर जैसे जैसे बढ़ेगी, मतलब आप एक तरह से बिल्कुल नीचे पहुंच जाओगे कॉन्फिडेंस में, कि भाई अब तो अपन को नहीं आता, जैसे जैसे आप चीजें समझने लगोगे, फिर और आप नॉलेज बढ़ोगे, अपना अपना समय लगाओगे किसी चीज को समझने में, किसी सब्जेक्ट को समझने में बड़े ही डीपली, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस फिर स्टेबल होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आप इस चोटी पे नहीं पहुंच पाएंगे, अंधकार की, बेवकूफी की, अज्ञान की, घोर अहंकार की, इसको लोग माउंट स्टूपिड कहते हैं, माउंट स्टूपिड के नाम से इसको कहा जाता है। ऐसे बहुत से आप वीडियोस भी देखेंगे जो इसके बारे में बताते हैं, लेकिन इसको लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है। और दोस्तों ये जो ग्राफ है ये उस स्टडी में भी नहीं था, डनिंग क्रूगर की जो ओरिजिनली हुई थी, ये शायद बाद में आया था, जितना मुझे पता है इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, बट लार्ज स्केल पे यही चल रहा है अब। तो लोग कहते हैं कि भाई आप इसका मिस इंटरप्रिटेशन मत करो, ओवर सिंप्लीफिकेशन मत करो, कि भाई किसी में कॉन्फिडेंस है तो वो इनकॉम्पिटेंट ही होगा, वो उसको नॉलेज नहीं होगी चीज की। हो सकता है किसी को कॉन्फिडेंस हो और उसमें नॉलेज भी हो, जाहिर सी बात है। और तीसरी चीज है स्टैटिस्टिकल डिबेट, इसमें कई तरह की स्टैटिस्टिकल डिबेट भी होती है, कि भाई आपने जो मेथड चुने उसको थोड़ा ऐसे ऐसे करना चाहिए था, वैसे। ये काफी डेप्थ में चल जाएगा वीडियो, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में, कि चाहे कितनी भी चीजें हो, आप इस चीज को आराम से पढ़ें, समझे। आज के संदर्भ में भी डनिंग क्रूगर इफेक्ट काफी एक तरह से लाभप्रद दिखता है मेरे को, क्योंकि मैं आसपास होते हुए देख रहा हूं ये चीजें। लोग जो कभी कुछ समझते नहीं, पढ़ते नहीं, वो हर चीज पे ज्ञान देते हैं। हर गली में पहले कहा जाता था, कहीं कहीं मैंने जोक सुना है कि भाई हर गली में अपने यहाँ पे ऐसे डिग्री होल्डर मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। पर दोस्तों मेरा ये मानना है इस कहावत को बदलना पड़ेगा। हर गली में आज के समय में मैंने हिस्टोरियंस देखे हैं, इतिहासकार जो इतिहास बता रहे हैं बड़े ही गर्व से, कि भाई तुम्हें इतिहास क्या पता, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब मैंने हर तरह के, हर बैकग्राउंड से आते लोग देखे हैं, कोई हिस्टोरियन है, कोई साइंस बता रहा है, बेसिकली स्यूडो साइंस, उसको साइंस का लेवल लगा के बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। दोस्तों आखिर में आप इस नींबू को याद करिए, नींबू का काम
शिकंजी बनाने का है। नींबू को आप पानी में डाल के पीजिए, इसको खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। नींबू को मुंह पे मत लगाइए और गलत चीज में काम मत लीजिए, अपने अज्ञान का शिकार मत होइए। आखिरी में मैं आपसे इतनी ही दरख्वास्त करूंगा, तो मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ। धन्यवाद।